हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है एक बार फिर से सेशन में। देखिए दोस्तों, मैं जानता हूँ काफी मेहनत आप लोग कर रहे हैं आने वाले एग्जाम बंदी रक्षक, आरओ टीआई और ईओ के लिए। तो आपकी मेहनत के लिए थोड़ा योगदान मैं भी दूंगा। और मैं आ गया हूँ आज फिर से जीएस टेस्ट सीरीज पार्ट 123 लेकर। देखिए, कल भी हमने जीएस की टेस्ट सीरीज की थी और आज भी मैं आपको जीएस का टेस्ट दे रहा हूँ। रीजन यही है दोस्तों, काफी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका जीएस का पोर्शन थोड़ा कमजोर है। इसलिए जीएस के टेस्ट मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपको दूं। और कुछ टाइम के बाद इन जीएस टेस्टों में मैं करंट अफेयर के क्वेश्चन भी ऐड करूं, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के, ताकि किसी भी आने वाले एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। ठीक है। बाकी जिन लोगों का एग्जाम है भाई 15 अक्टूबर को बंदी रक्षक का, तो उनके लिए यहाँ पर देखिए जो प्रैक्टिस सेट चल रहे थे लगभग लगभग खत्म हो चुके हैं। प्रैक्टिस सेट अब 25 प्रैक्टिस सेट इसमें अपलोड किए गए हैं। आप लोग अभी भी इन प्रैक्टिस सेट्स को लगा सकते हैं जिसका भी एग्जाम है बंदी रक्षक का। और इसमें आप अपने टाइम के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से कभी भी टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टेस्ट अटेम्प्ट का कोई फिक्स टाइम होता है। ठीक है। तो 11 सितंबर से शुरू हुई थी टेस्ट सीरीज और लगभग इसमें 24 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। कल इसका फाइनल टेस्ट है। और जिन लोगों ने अभी तक भी नहीं लिया था कोर्स, अगर अभी लेते हैं तो सभी टेस्ट मिल जाएंगे आपको। ठीक है। ऐसा नहीं है कि टेस्ट मिस हो गए। आप अभी एग्जाम होने से एक दिन पहले तक इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं और टेस्टों को लगा सकते हैं एक क्विक रिवीजन के लिए। बाकी चलिए आज शुरू करेंगे सामान्य अध्ययन टेस्ट भाग 123। और काफी महत्वपूर्ण इसमें भी प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन है। जैसा कि कल मैंने आपको बोला था, कुछ रिवीजन टाइप क्वेश्चन हम लेकर आएंगे जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी। और इसके बाद देखिए हमारे जो अन्य टेस्ट सीरीज चलती है उत्तराखंड जीके और सामान्य हिंदी की, उसको भी कंटिन्यू करेंगे। बट मैं कोशिश करूंगा कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के टॉपिक वगैरह, ठीक है, और महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, खेल कूद वगैरह के जो टॉपिक होते हैं उनको आपका अच्छे से क्लियर किया जाए एग्जाम से पहले। क्योंकि बाकी कंटेंट तो अवेलेबल रहता ही है, लेकिन कुछ रिसेंट और कनेक्टेड जो कंटेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करेंगे आज सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज भाग 123। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, किस राजवंश के अभिलेख में लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थल है, इसकी पुष्टि होती है। तो बताइए इनमें से कौन से राजवंश का अभिलेख है जिसमें ये पता चलता है कि जो लुम्बिनी नामक प्लेस था कपिल वस्तु के निकट, यहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो ये कौन से राजवंश का अभिलेख बताता है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मौर्य वंश के अभिलेख में ये पता चलता है कि आपका लुम्बिनी में ही शाक्य मुनि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, लुम्बिनी जो कि वर्तमान में नेपाल में है। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और ये शाक्य क्षत्रिय कुल के राजकुमार थे। ठीक है। 29 वर्ष में ये ग्रह छोड़ देते हैं और इसके बाद ज्ञान की प्राप्ति में निकल जाते हैं। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया था। वेरी इंपोर्टेंट है। चलिए आगे हम ये अभिलेख भी देखेंगे कि कौन सा अभिलेख था जिसमें शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल के बारे में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत के किस स्थल से खुदाई करने पर लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? देखिए हमने कल सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन देखे थे और मैंने उसमें आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है। कांस्य, सिंधु घाटी के लोगों को कांसे का पता था, तांबे का पता था उनको। ठीक है। और अन्य धातुओं का पता था, लेकिन लोहे का उनको पता नहीं था। लौह धातु से वो अनभिज्ञ थे। बट भारत का एक ऐसा पुरातात्विक स्थल है दोस्तों जहां से लौह धातु के प्रचलन के भी प्रमाण मिले हैं और यह है अतरंजी खेड़ा। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, अतरंजी खेड़ा, जो कि उत्तर प्रदेश में था। गंगा की सहायक नदी काली के तट पर यह प्राचीन पुरातात्विक स्थल था और जहां से लौह धातु के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख किस में मिलता है? देखिए नचिकेता आख्यान यानी कि नचिकेता जो था उसके संवाद का जो उल्लेख मिलता है ये कहां पर मिलता है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन नचिकेता जो हुआ ना, नचिकेता और हमारा यम, भगवान यम जो थे, तो इन दोनों के बीच में संवाद होता है। बहुत ही कठिन संवाद होता है और इसी को इसका उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नचिकेता और यम का संवाद है इसमें कठोपनिषद में। ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे।
वेदोत्तर काल में चतुष्टया से क्या तात्पर्य था? तो वेदोत्तर काल का मतलब सिंपली आप समझ लो भैया, बात हो रही है उत्तर वैदिक काल की। ठीक है, उत्तर वैदिक काल को ही वेदोत्तर काल भी कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल, देखिए भारतीय इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता आती है, फिर उसके बाद ऋग्वेद काल आता है, फिर आपका ऋग्वेद काल या वैदिक काल आता है, फिर आपका उत्तर वैदिक काल आता है। उत्तर वैदिक काल में चतुष्टया जो था ये वंग व्यवस्था को रिलेट करता है, वंग व्यवस्था। जैसा कि मैंने कल के टॉपिक में भी आपको बताया, सिंधु घाटी सभ्यता में सब कुछ ठीक ठाक था। ठीक है, कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी। और उसके बाद जब वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल आता है तो वहां तक भी ठीक था। बट जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है तो समाज में वर्ण व्यवस्था बहुत चरम पे पहुंच जाती है। और ये चार जो वर्ण थे ये थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, इसमें जन्म के आधार पे वर्ण व्यवस्था कर दी गई। यानी कि ब्राह्मण का बेटा जो है ब्राह्मण ही रहेगा, क्षत्रिय जो कि सैनिक वगैरह थे, वैश्य व्यापारी थे, और शूद्र जो कि सबसे निम्न या वंचित वर्ग के लोग थे, जिनको केवल और केवल उच्च वर्ग की जातियों की सेवा के लिए या अन्य कार्यों के लिए यूज किया जाता था उसमें। ठीक है, तो वेदोत्तर काल में और उत्तर वैदिक काल में ही वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा यहाँ पे चरमरा गई थी, मतलब या बोल सकते कि चरम पे थी। चरमरा नहीं, चरम पे होगी, क्योंकि वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा हावी हो गई थी समाज पे। और इसी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों उस समय उत्तर वैदिक काल में दो धर्मों का जन्म होता है, जो कि था बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, ये मैं कल बता चुका था आपको, तो ये भी आपने याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है कि बौद्ध और जैन धर्म का उदय किस काल में हुआ था। आपका ऑप्शन बन जाएंगे सिंधु काल में, वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, या आधुनिक काल में। तो आपको याद रखना है उत्तर वैदिक काल। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है, किस अभिलेख द्वारा ईरान से आर्यों के भारत आगमन की सूचना प्राप्त होती है? तो ईरान से जो आर्य थे वो भारत में आए थे, ये कौन सा अभिलेख बताता है? तो इस अभिलेख का नाम है दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बोगज कोई अभिलेख। ठीक है, तो बोगज कोई अभिलेख जो है ये एशिया माइनर तुर्की से प्राप्त हुआ है। तुर्की का आप देखिए नया नाम तो है भाई, तुर्की है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एशिया माइनर से प्राप्त ये एक अभिलेख है। ठीक है, बोगज कोई अभिलेख, ध्यान रखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट है भैया, बोगज कोई जो अभिलेख है ये 1400 ईसा पूर्व का है, 1400 बीसी का है ये, ईसा पूर्व। ठीक है, बीसी और दोस्तों एडी में भी अंतर समझिए आप लोग। ठीक है, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, जो हम बोलते हैं ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय। और एडी होता है दोस्तों आफ्टर डेथ। ठीक है, यानी कि ईसा मसीह जब मर जाते उसके बाद जब नया, मतलब 1वीं सदी, एक सदी से जब शुरू हुआ, मतलब पहली सदी का पहला वर्ष हुआ होगा ना, पहला वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, यानी कि ईसा पूर्व से उल्टा चलते थे हम। और इसके बाद जब हम जीरो पे पहुंचे तो फिर एक से शुरुआत होते होते आज हम 2023 पे हैं। ठीक है, तो 2023 वर्ष हो चुके हैं ईसा पूर्व के बाद। ये भी ध्यान रखना, ईसा पूर्व का अगर ऐड करेंगे समय तो और ज्यादा हो जाएगा। तो ये है भैया 1400 ईसा पूर्व का ये आपका बोगस कोई अभिलेख है। एंड एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है भैया, बोगस कोई अभिलेख क्वेश्चन बन सकता है कि भैया एशिया माइनर या भारत से बाहर कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें 4 देवताओं के नाम मिलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है भैया, जो हमारा बोगज कोई अभिलेख है इसमें 4 देवताओं के नाम भी उल्लेखित है। कौन कौन से 4 देवता हैं? तो इसमें पहला नाम है भाई इंद्र, दूसरा नाम है वरुण, तीसरा नाम है मित्र, और चौथा नाम है इसमें नासत्य, यानी कि अश्वनी कुमार जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 4 देवताओं का वर्णन भी है बोगज कोई अभिलेख में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द आर्कटिक होम इन वेदास पुस्तक किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द आर्कटिक होम इन वेदास। एंड इस पुस्तक के जो राइटर हैं दोस्तों वो हैं बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी जिनका भी उत्तर है बिल्कुल सही है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आयुर्वेद का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? बताइए इनमें से कौन सा वेद है भाई जिसमें आयुर्वेद का उल्लेख मिलता है? आयुर्वेद का मतलब वह वेद जिसमें औषधियों से संबंधित जानकारियां मिलती है। ठीक है, औषधि और चिकित्सा। ठीक है, जो हम बोलते हैं ना आज आयुर्वेदिक दवाइयां खानी चाहिए, तो आयुर्वेदिक जो दवाइयों का कॉन्सेप्ट है, आयुर्वेदिक जो इलाज का कॉन्सेप्ट है, इसी आयुर्वेद से निकला हुआ है। और आयुर्वेद का जो सबसे पहला उल्लेख करता है ये आपका है अथर्ववेद में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है। देखिए हमारे 4 वेद हुए दोस्तों। ठीक है, तो 4 वेद कौन से हमारे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और अथर्ववेद में देखिए मोस्टली क्वेश्चन बनता है कि किस वेद में जादू टोने और मंत्र शक्ति का उल्लेख मिलता है?
तो जादू टोने और मंत्र शक्ति का उल्लेख भी अथर्ववेद में ही प्राप्त होता है। ठीक है, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद जो है भैया वो गद्य और पद्य दोनों में ही लिखा गया है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो प्राचीन वेद है भैया आपका ऋग्वेद। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनसे, बार बार ये रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वैदिक धर्म कैसा धर्म था? तो ऋग्वैदिक काल की बात हो रही, तो ऋग्वैदिक काल की अगर धार्मिक व्यवस्था को आप पढ़ेंगे डिटेल में, तो ऋग्वैदिक काल में पता चलता है कि उस समय जो समाज था ये बहुदेववादी था। यानी कि ऋग्वैदिक काल में बहुत से देवताओं की पूजा की जाती थी। बहुदेववादी का मतलब है भैया उस समय देखिए इंद्र की पूजा भी हो रही है, उस समय अग्नि की पूजा भी हो रही है, सूर्य की पूजा भी हो रही है, अन्य देवताओं की भी पूजा हो रही है। यानी कि बहुदेववादी यहाँ पर एक धर्म था, ऋग्वैदिक धर्म। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अवेस्ता ग्रंथ जिसे ऋग्वेद के समान माना गया है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, कभी कभी अवेस्ता देता है और कभी कभी ये जिंदावेस्ता देता है। ठीक है, ऐसे संधि करके जिंदावेस्ता। तो देखिए अवेस्ता जो है इसकी संकल्पना या बोल सकता हूं कि इस ग्रंथ को रचित किया गया था कहां पे? आपका ईरान में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईरान से संबंधित ये ग्रंथ है और अवेस्ता ग्रंथ स्पेशली पारसी समुदाय से संबंधित है। ठीक है, पारसी, तो पारसी समुदाय के धर्म के सिद्धांत, धार्मिक प्रथाएं आदि इसमें वर्णित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बनता है किस धर्म से ये संबंधित है करके क्वेश्चन बनता है अवेस्ता ग्रंथ। ठीक है, तो अवेस्ता किससे रिलेट करता है? पारसी से। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, यह पुष्टि किस अभिलेख द्वारा होती है? देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था आज के टेस्ट का वो अब रिपीट हो गया यहाँ पे। मैंने आपको अभी बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि गौतम बुद्ध का शाक्य कुल में जन्म हुआ था। ठीक है, शाक्य कुल क्षत्रिय में जन्म हुआ था, इनका क्षत्रिय थे। तो ये कौन सा अभिलेख बताता है? तो ये अभिलेख का नाम है भाई, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए, रुमिन देई स्तंभ अभिलेख। ठीक है, रुमिन देई भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। तो इस स्तंभ अभिलेख में ये वर्णन हुआ था और ये जो अभिलेख बनाया था रुमिन देई वाला, ये अभिलेख बनाया था सम्राट अशोक ने। मौर्य सम्राट था अशोक, अशोक ने इस अभिलेख को बनाया था। इस अभिलेख की जो भाषा थी वो थी प्राकृत और इस अभिलेख में जो लिपि यूज हुई है वो है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे अशोक का हमारा एक अभिलेख उत्तराखंड में भी प्राप्त होता है ना, कालसी में, कालसी वाले अभिलेख की भी जो भाषा है प्राकृत है और जो लिपि उपयोग की गई है वो आपकी ब्राह्मी लिपि उपयोग की गई है। ठीक है, तो इसी अभिलेख में ये पता चलता है मौर्य वंश के कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांत पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो जो वैदिक काल चल रहा था उस समय अपनी जीविका अर्जन के लिए बोल सकते हैं या जो अपनी दैनिक दिनचर्या है उसकी कमाई के लिए जो वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक था उसको बोला जाता था उपाध्याय। ठीक है, क्या बोला जाता था? उपाध्याय। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक था उपाध्याय। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए स्टेटमेंट वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो बताइए गौतम बुद्ध के बारे में कौन से कथन सही हैं, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो बौद्ध धर्म अगर आपने डिटेल में पढ़ा दोस्तों, तो बौद्ध धर्म जो था वो कर्म में विश्वास करता था। पहला जो कथन है सही है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन वो मानते थे, बिल्कुल मानते थे, ये कथन भी सही है इसका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, यानी कि मृत्यु हुई मोक्ष है, निर्वाण प्राप्ति जो है इसमें ये बिलीव करते थे। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। देखिए अनिश्वरवादी था भाई बौद्ध धर्म। तो ऑप्शन जो 4 है इसमें, स्टेटमेंट 4 है वो गलत है। केवल 3 स्टेटमेंट गौतम बुद्ध के बारे में सत्य है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभा और समिति कब देखने को मिलती है हमको? वैदिक काल जो था ना, वैदिक काल में ही हमको सभा और समिति देखने को मिलती है। ठीक है, अब सभा समिति क्या थी भाई? सभा जो होती थी वो ग्राम, जैसे आज ग्राम पंचायत होती है ना, ग्राम लेवल की एक सभा थी। सभा जो थी ग्राम स्तर की सभा होती थी, ध्यान रखेंगे। और जो समिति होती थी, समिति केंद्रीय लेवल की सभा होती थी।
समिति जो थी वो केंद्रीय, यानी कि जैसे आज सेंट्रल गवर्नमेंट है ये मान लो आप, ठीक है। और जो जो सभा थी वो ग्राम सभा के बराबर मान लीजिए। अब काम क्या होता था, देखिए जो भी नैतिक निर्णय वाले काम होते थे, सामाजिक कृत्य होते थे, वो सभा के द्वारा किए जाते थे। और जो राजा का चुनाव करना होता था, बड़े डिसीजन लेने होते थे, वो समिति करती थी, ठीक है। तो ये थी आपकी सभा और समिति। अब ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो सभा थी इसमें महिलाओं को भी पार्टिसिपेट करने का अधिकार दिया गया था। महिलाएं जो थी वैदिक काल में सभा में पार्टिसिपेट कर सकती थी, इसकी सदस्य बन सकती थी, बट समिति में महिलाएं नहीं होती थी। और सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां ये बोला गया है किस वेद में, तो ये है आपका अथर्ववेद, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अथर्ववेद। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, महात्मा बुद्ध से संबंधित सही कथनों का चयन कीजिए। तो देखिए महात्मा बुद्ध से संबंधित सही कथन बताने आपने इनमें से, ठीक है। तो कौन कौन से जो कथन है वो सही है। उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था। तो देखिए महात्मा जो बुद्ध थे उनका जन्म कपिल वस्तु में ही हुआ था, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में। तो कपिल वस्तु उसी के रिलेटिव प्लेस है, तो सही होगा। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। देखिए 29 वर्ष की अवस्था में वो घर छोड़ देते हैं और ज्ञान की प्राप्ति में जाते हैं। तो आपको पता ही है दोस्तों, बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, बिल्कुल सही है। वैदिक धर्म को उन्होंने नहीं अपनाया था। जैसे कि मैं बता चुका हूं, उत्तर वैदिक काल में जो कुरीतियां समाज में पैदा हो गई थी, उसी के निपटारे के लिए, निवारण के लिए इन दो धर्मों का उदय होता है, जैन और बौद्धिज्म का, ठीक है। तो क्यों वो वैदिक धर्म को मानेंगे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने अस्वीकार किया था, सही है। उन्होंने आर्य सत्य को प्रचार किया था, बिल्कुल सही है। आर्य सत्य का उन्होंने प्रसार किया था। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट 4 है वो भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 1 2 3 4 सभी कथन जो है वो सही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, महापरिनिर्वाण जो हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब है मोक्ष को प्राप्ति, यानी कि मृत्यु होना। तो जो मृत्यु हुई थी इनकी, वो कौन से गणतंत्र में हुई। तो उस समय ये भ्रमण पे थे दोस्तों। बोला जाता है कि ये उस समय मल्लों के राज्य में गए थे। मल्लों का राज्य था ना, तो मल्लों के राज्य में एक प्लेस था कुशीनगर। कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हुई थी ना, कुशीनगर। तो कुशीनगर में 463 ईसा पूर्व में, 463 ईसा पूर्व, ठीक है। 483 माफ कीजिएगा, 483। तो देखिए इनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इसमें से जब हम 80 साल कम करते हैं तो उसमें उल्टा चलता था समय ईसा पूर्व में, और ईसवी के बाद उल्टा चलता था, जो आज भी चल रहा है, ठीक है। तो 483 ईसा पूर्व में इनका 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया, या मृत्यु को प्राप्त हुए, कहाँ पे, कुशीनगर में। और ये मल्लों का राज्य था। बोला जाता है कि उसमें किसी लोहार की कुटिया में रुके हुए थे और उन्होंने बुद्ध जी के लिए सूकर माधव नामक खाना बनाया। सूकर माधव का मतलब होता है जिसको मशरूम कहते हैं, जंगली मशरूम। तो ये जंगली मशरूम में शायद उसमें विष था या विषैला हो गया होगा। तो महात्मा बुद्ध जी को अतिसार हो जाता है, ठीक है, पेट की प्रॉब्लम हो जाती है, और फाइनली उनके वो प्राण त्याग देते हैं। और ये 483 ईसा पूर्व का बचता कुशीनगर में, ठीक है। तो वेरी इंपोर्टेंट है, याद रखना। अगला देखिए, वह कौन ब्रह्मवादिनी थी जिन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो कौन सी ब्रह्मवादिनी थी या कौन सी महिला दार्शनिक थी प्राचीन काल में जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोप मुद्रा, ठीक है। लोप मुद्रा जो विदुषी थी, लोप मुद्रा जो विदुषी थी दोस्तों, इन्होंने ही कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। लोप मुद्रा महर्षि अगस्त्य जी की पत्नी थी। आप पढ़ते होंगे ना, अगस्त्य मुनि जो हमारे थे, जिन्होंने एक बार समुद्र को भी पूरा समुद्र पी लिया था। तो महर्षि अगस्त्य की ही ये पत्नी थी और महान दार्शनिक थी। तो इन्होंने ही कुछ वेद मंत्रों की रचना की। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध धर्म संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति कहाँ मिली। जब देखिए प्रारंभ में जब बौद्ध धर्म बना ना, बौद्ध धर्म ने बोला कि जो भी समाज के वर्ण है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था हो गई थी उसमें उत्तर वैदिक काल में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति उसमें शूद्रों की हो गई थी। तो महात्मा बुद्ध का जो संघ था उसमें, बौद्ध संघ था, उसमें इन्होंने बोला कि कोई भी आदमी इस संघ में प्रवेश कर सकता है। हालांकि स्टार्टिंग में या प्रारंभ में महिलाओं को इस संघ में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन जब वैशाली में दोस्तों, एक इनकी वैशाली में जो हमारा एक बौद्ध संघ की बैठक होती है, तो यहाँ पर पहली बार स्त्रियों को प्रवेश करने की अनुमति मिलती है। तो वैशाली इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन डी, वैशाली में ही
स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति मिली थी। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण युग का समय कब से कब तक माना जाता है? तो देखिए ब्राह्मण युग क्वेश्चन बनता है। ब्राह्मण युग का टाइम पीरियड अगर हम देखें तो ये माना जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। ठीक है, 800 से 600 ईसा पूर्व के बीच में ब्राह्मण युग का समय माना जाता है। ठीक है, तो 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? तो वैदिक साहित्य जो लिखा गया, इसमें सबसे पहले क्या लिखा गया, फिर उसके बाद किसका नंबर आया, तो उसके बाद क्या आया, तो ये आपने क्लियर इसमें बताना है। तो वैदिक साहित्य में अगर हम सबसे पहले देखते हैं तो सबसे पहले वैदिक संहिताएं लिखी गई इसमें। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद इसमें ब्राह्मण लिखे गए, फिर इसमें आरण्यक लिखे गए, फिर इसमें उपनिषद लिखे गए। तो यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन बी, वैदिक संहिता है, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, तो ये जिसने भी उत्तर दिया बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चलिए लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे गौतम बुद्ध से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया गया है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ, निधन कहाँ हुआ। तो गौतम बुद्ध की अगर मैं जन्म की बात करता हूँ तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों लुम्बिनी नामक प्लेस में। मैं फिर बता चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ कि लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। वही बात करते दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति इनको बोध गया में हुई थी, यानी कि दूसरे का हो जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तो दोस्तों इनका जो पहला प्रवचन था, पहला प्रवचन जो दिया था गौतम बुद्ध ने, वो दिया था कहाँ पे, सारनाथ में। और लास्ट जो इनका निधन जो हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 3 2 1 4 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, 3 2 1 4। तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी में, उसके बाद सबसे पहले उन्होंने गृह त्याग किया। ठीक है, गृह त्याग को दोस्तों महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और इसके बाद जैसे उन्होंने सारनाथ में दोस्तों अपना पहला उपदेश दिया था, उस उपदेश को बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन। और जैसे ही उन्होंने अपनी देह त्याग की, उसको कहा गया महापरिनिर्वाण। आप देखिए गौतम बुद्ध से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जैसे बनते हैं एग्जाम में, तो क्वेश्चन ये बनता था कि गौतम बुद्ध के जन्म के जो गौतम बुद्ध के जीवन के प्रतीक है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए गौतम बुद्ध का जब जन्म होता है तो जन्म का प्रतीक माना जाता है कमल और सांड। ठीक है, कमल और सांड जो है इनके जन्म का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद देखिए गृह त्याग, गौतम बुद्ध ने जो गृह त्याग किया इसका प्रतीक क्या है, तो घोड़ा जो है इनके गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है। वहीं ज्ञान की बात करें तो ज्ञान के प्रतीक स्वरूप माना जाता है पीपल। पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी ना, तो उसका प्रतीक है पीपल। वहीं देखिए दोस्तों इनको जो निर्वाण प्राप्त हुआ, यानी कि जब इनको मोक्ष मिला, तो निर्वाण का जो माना जाता है इनके पद चिन्ह, जो पद चिन्ह होते हैं, पैरों के चिन्ह होते हैं, निर्वाण का प्रतीक है। और वहीं जो मृत्यु है, ठीक है, मृत्यु, मृत्यु का निर्वाण मतलब ज्ञान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, निर्वाण जो है जब बोधत्व की प्राप्ति होती है उसको बोलते हैं, महापरिनिर्वाण को मृत्यु कहते हैं। मृत्यु जो हुई दोस्तों, मृत्यु का जो सिंबल है वो है स्तूप। आप देखते होंगे ना बौद्ध स्तूप जो बनाए गए, ठीक है, जो बौद्ध स्तूप बने होते हैं, मठ टाइप के बने होते हैं, वो इनके मृत्यु का एक प्रतीक है। ठीक है, तो ये है भाई गौतम बुद्ध से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तभी मैंने आपको बताया। तो देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें कवर हो गए आज। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज पार्ट 123। और ये रिवीजन वीडियोस जीएस की आपको कैसी लग रही है, फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में अपना। ठीक है, बाकी बंदी रक्षा का टेस्ट सीरीज जिन लोगों ने लगाना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, तो आप लोग लिंक में जाके डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। बाकी यार जाने से पहले हमेशा की तरह बोलना चाहूंगा दोस्तों, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं, कम से कम एक तो लगाएं, अधिक तो आप जितने भी लगाएंगे बहुत बेहतरीन कार्य होगा। और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, अपने घर के आसपास और जहां भी घूमने जाते हैं वहां पे स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। बाकी देखिए दिल से पढ़ाई कीजिए दोस्तों, मोटिवेट रहिए। अगर आपने कोई लक्ष्य साधा है और लक्ष्य बनाया है और उसको साधने का प्रयास कर रहे हैं, तो यकीन मानिए अगर आपके अंदर पूरी एनर्जी है, आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है और आपने एक गोल सेट कर लिया कि मैं इस वैकेंसी के लिए बनाऊं या मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मैं इसको निकाल के रहूंगा, तो यकीन मानिए अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन ना हो और आपकी एनर्जी कंटिन्यू बने रहे,
तो कोई भी एग्जाम, इवन यूपीएससी हो, पीसीएस के एग्जाम भी छोटे पड़ जाते हैं। बस एनर्जी लेवल को मेंटेन करके रखना और उसके साथ वर्क हार्ड एंड कंटिन्यूटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। आप कितने भी टैलेंटेड हो, आप कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो भाई, अगर आपके अंदर कंटिन्यूटी नहीं होगी तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो आपका एक निश्चित शेड्यूल होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। आप देखिए, जैसे अब बंदी रक्षक वालों का एग्जाम है, तो अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, लास्ट समय में बस टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट ही लगाने चाहिए। आपको नोट्स रिवीजन अब नहीं करना चाहिए क्योंकि कम समय बचा है। बाकी जो लोग अभी ईओ टीआई की तैयारी कर रहे हैं, आरओ प्री की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को बोलूंगा अपने नोट्स रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट, पुराने पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू, और उसके साथ साथ फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट लगाते रहें। ऐसा एक अपना टाइम टेबल और रूटीन बनाए और यकीन मानिए निश्चित ही पहले अटेम्प्ट में आपको सफलता मिल जाएगी। ठीक है, तो बाकी दोस्तों आप लोग लगे रहिए और हम लोग भी ऐसे ही आपकी हेल्प करने आते रहेंगे चैनल पे। और जल्दी मिलूंगा और जल्दी ही अनाउंस कर देंगे ईओ और टीआई के प्रैक्टिस सेट, और आरओ के भी शुरू करेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको शीघ्र दी जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू ऑल।